बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेसिस। डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज़ को हमने पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखना है कि डेटाबेस एक्चुअल में किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। So hope so you will enjoy this video. So let's start. हम लोग को सबसे पहले देखना है कि how the records and files are constructed in traditional file management system. ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड्स और फाइल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता था। ठीक है, ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक्चुअल में वो मैनेजमेंट सिस्टम है जो पहले यूज़ होता था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। The traditional file management system uses fields, records and files to organize data. Traditional file management system के अंदर क्या होता था कि इसके अंदर fields, records या files को यूज़ किया जाता था डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए fields, files और records को यूज़ किया जाता था। तो अब बेसिकली हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड किसे कहते हैं, फाइल क्या होती है। ये तो हमें पता है रिकॉर्ड किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लोग स्पेसिफाई हो के बात करें, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि एग्जैक्टली फील्ड कहते किसे हैं। सो हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो फील्ड क्या होती है, अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स, set of one or more related characters is called field. It is the smallest unit of the data that can be accessed by the user. इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट तैयार की जिसके अंदर आपके पास क्लास के स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। ठीक है, अब जो नेम्स हैं वो जस्ट स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, वो किसी एल्स डिटेल डाटा के ऊपर कंसिस्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जस्ट नेम नोट किए हैं और वो क्लास के स्टूडेंट्स के नाम हैं। मैंने उसके अंदर उनकी एजेस नहीं लिखी, उनके रोल नंबर्स नहीं लिखे, इसके अलावा उनके डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी, जिसमें मैंने नेम्स लिखे हैं। तो ये रिलेटेड करेक्टर्स हैं, इनका एक सेट है, कंप्लीट सेट है रिलेटेड करेक्टर्स का। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है और इसको ये यूज़र कैन बी एक्सेस ईजीली, और इसको ही यूज़र एक्सेस करता है। और अब आपने जो लिस्ट तैयार की है, अब उस लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई ख़ास नाम हम रख देते हैं जो कि उस पूरी की पूरी लिस्ट को आइडेंटिफाई करे। ठीक है, और दैट नेम शुड बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार किया जिसमें मेरे पास एक एंट्री आमना की है, एक आयशा है, एक अली है एंड एक कासिम है। ठीक है, अब ये मेरे पास रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं क्योंकि सबके नाम हैं, जस्ट मैंने इनकी एजेस को नहीं लिखा, मैंने इनके फ़ोन नंबर्स को नहीं लिखा, मैंने इनके डेट ऑफ बर्थ को नहीं लिखा। अब इस कंप्लीट को मैं एक नाम के साथ रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको एक नाम के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये जो नेम है ये नेम ऑफ फील्ड है जो कि इस पूरे लिस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाइड कर रहा है। तो ये आपके पास जो नाम है ये नेम ऑफ फील्ड है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसका एक मीनिंग है कि आपके पास अगर नाम है तो ये जो लिस्ट है ये आपके नेम्स होने चाहिए। इसके अंदर एजेस नहीं आ सकती, इसके अंदर फ़ोन नंबर्स नहीं आ सकते, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं आ सकती। सो दिस इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट कि आपके पास सेट ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स हैं जिनके कुछ खास मीनिंग्स हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिकली आइडेंटिफाइड नेम रख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फील्ड। दैट इज़ कॉल्ड फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अब एम्प्लॉय आईडी, आपका नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन। तो अब ये सारी जो हैं ये एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। एम्प्लॉय आईडीज़ के अंदर अगर आप लिस्ट की बात करें तो हर एम्प्लॉय की एक अलग आईडी होगी, और उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नाम रख देते हैं एम्प्लॉय आईडी। सो दिस इज़ अ फील्ड नेम जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। इसके अलावा नेम की एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट नामों की लिस्ट आएगी। अब उन नामों की लिस्ट को आप एक ख़ास फील्ड के नाम से आइडेंटिफाई करें कि लेट्स सपोज आपने अब नामों की लिस्ट निकालनी है, तो अब आप क्या सारे नाम बोलेंगे तो फिर लिस्ट निकालेंगे। तो आप ऐसा ना करें कि आप पूरी लिस्ट को एक नाम दे दें और जब आपने उस नाम को बोलना है तो आपके पास वो लिस्ट कंप्लीट लिस्ट शो हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हायर डेट मतलब अब हर एक के पास हर एक की हायरिंग डेट डिफरेंट होगी।
ठीक है। अब आपने उनके हर डेट हर एक के लिए तो लिख के एक्सेस नहीं करना उसे, आप पूरी लिस्ट को ही एक नाम देते हैं हायर डेट का, आप जैसे हायर डेट को लिखें और आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट की समझ आई। इसको हम कहते हैं फील्ड। फील्ड क्या होता है? सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स जो कि आपस में रिलेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फील्ड। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है जिसको यूजर एक्सेस करता है, और इसके अलावा जो फील्ड का नाम होता है मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। ठीक है, ये यूनिक भी होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। और ये जो आपके पास एग्जाम्पल है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, मस्ट बी यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये था एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब बात आती है आपके पास रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड क्या होता है? तो रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। जब फील्ड्स जो उनसे होंगे आपस में जो रिलेट कर रही होंगी उनकी कलेक्शन आ जाएगी तो क्या होगा? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट। जब आप रिलेटेड फील्ड्स को एज अ सिंगल यूनिट कलेक्शन के तौर पर डील करेंगे, दैट इज फॉर्म अ रिकॉर्ड, दैट विल फॉर्म रिकॉर्ड। रिलेटेड फील्ड्स होने चाहिए और उनका कलेक्शन होना चाहिए और वो रिकॉर्ड बनाते हैं। ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट एंटिटी। हर रिकॉर्ड एक डिफरेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑल रिकॉर्ड्स इन अ फाइल कंटेन द सेम फील्ड। और जो रिकॉर्ड एक फाइल के अंदर होंगे उनके अंदर फील्ड सबकी सेम होगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपके पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास नज़र आएगा कि आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर आपके पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड फ़ोन, और ये सारी डिटेल आपकी एम्प्लॉयज़ की है। अब ये वन बाय वन हर एक की डिफरेंट होगी। एम्प्लॉय आईडी एक पर्सन की डिफरेंट है, सेकंड की डिफरेंट है, थर्ड की डिफरेंट है, नेम भी मे बी सेम और डिफरेंट, हायर डेट भी डिफरेंट, जॉब टाइटल भी डिफरेंट, जॉब टाइटल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन हर पर्सन का एक यूनिक है। ठीक है, और ये जो अब ये है आपके पास, ये क्या है आपकी फील्ड, बिकॉज दीज आर द सेट ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स। ठीक है, अब ये था रिकॉर्ड। जस्ट अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी 1, नेम अली रज़ा की है। फिर अब आपने ये एम्प्लॉय आईडी अली रज़ा का रिकॉर्ड लिख दिया, आपने इसकी सारी डिटेल को फिल कर दिया। अगर आपने दूसरे पर्सन या दूसरे एम्प्लॉय के बारे में डिटेल लिखनी है तो आपको इसी तरह का एक और टेबल चाहिए जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी फॉर 2 जो कि उस्मान खलील की होनी चाहिए। तो आपको एक और चाहिए होगा। आप थर्ड के लिए आपने एक और बनाया रिकॉर्ड, उसके बाद फोर्थ के लिए एक और बनाया, फिफ्थ के लिए एक और बनाया। सो देखी जाए तो आपके पास सब रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड क्या है? सेम है। अंदर से डाटा चेंज है, फील्ड सबकी क्या है? सेम है। इसका मतलब हुआ कि ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड है एज अ सिंगल यूनिट, और ये मुकम्मल मिला के एक सिंगल यूनिट बनता है। सारों की डिटेल सेम है और ये सारों की डिटेल क्या है? एम्प्लॉयज़ की डिटेल है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ डिटेल इज़ अ सिंगल यूनिट और एम्प्लॉय डिटेल इज़ अ एंटिटी। ठीक है, तो दैट दिस इज आई एम गोइंग टू टेल यू कि ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एंटिटी। अब ये जो एक रिकॉर्ड है ये अली रज़ा का है, ये रिकॉर्ड है उस्मान खलील का, ये रिकॉर्ड है आपके पास अब्दुल्ला का, ये रिकॉर्ड है आपके पास जमाल का, ये रिकॉर्ड आपके पास अरसलान का। सो बेसिकली क्या है कि ये आपस में क्या है? इनकी फील्ड सेम है, रिकॉर्ड चेंज है, और हर रिकॉर्ड एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंटिटी एनीथिंग दैट मस्ट हैव करेक्टर्स, जिसके पास कोई ना कोई खसूसियात है, करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी। ठीक है, जैसे अली रज़ा की करेक्टरिस्टिक है, उसकी एम्प्लॉय आईडी भी है, उसका अपना नाम भी है, उसकी हायर डेट भी है, जॉब टाइटल भी है, उसका फ़ोन नंबर भी है। सो दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली बात की जाती है कि रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड होता है आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट called record. Each record represents a different entity. Each record represents a different entity. All records in a file contain the same field. अब ये पूरे रिकॉर्ड एम्प्लॉय की डिटेल है, तो ये मिल के एक फ़ाइल तैयार करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड्स आपके क्या होते हैं? ऑल रिकॉर्ड्स इन फाइल कंटेन द सेम फील्ड। जिनके रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड क्या होती हैं? सेम। फील्ड्स की डिटेल चेंज होती है लेकिन उनके फील्ड्स के नाम जो होते हैं वो सेम होते हैं, बिकॉज द फील्ड रिप्रेजेंट्स आइडेंटिफाई द यूनिक एंड मीनिंगफुल नेम होता है फील्ड जो उनसे आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आपके रिकॉर्ड को। ठीक है, अब ये बात आती है रिकॉर्ड्स की। होप सो आपको रिकॉर्ड की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर बात आती है फाइल की। अब आपको मैंने कहा जब आपके पास रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होगा, पहले हमने बात की फील्ड की जिसके अंदर रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर, वन और मोर भी हो सकते हैं,
उसके बाद हमने बात की रिकॉर्ड की, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स होते हैं, एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। और उसके बाद अब बात आती है फाइल की। फाइल में क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, अब रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन होता है वो फाइल कहलाती है। पहले हमने रिलेटेड फील्ड्स के कलेक्शन को कहा था रिकॉर्ड, और अब रिलेटेड रिकॉर्ड के कलेक्शन को हम कह रहे हैं फील्ड। ठीक है, और सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिंगल यूनिट के आपके एम्प्लॉयज़ की डिटेल। अ फाइल इज ऑल्सो नाउन एज डाटा सेट। अब फाइल को एक और नाम देते हैं डाटा सेट का, फाइल को डाटा सेट भी कहते हैं। फाइल्स आर यूज्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया। अब इसको डिफरेंट स्टोरेज मीडिया पे हमने स्टोर करना होता है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में कर लिया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में कर लिया, या ऑप्टिक डिस्क में कर लिया। इट्स अप टू अस कि हमने इसको कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, और फाइल मस्ट हैव अ मीनिंगफुल नेम। अब एक फाइल को का भी एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तो उस फाइल में एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड डिटेल है तो उसको आप एम्प्लॉयज़ फाइल का नाम दे दें। अगर तो उसके अंदर स्टूडेंट के रिलेटेड डिटेल है तो आप स्टूडेंट फाइल का नाम दे दें। अगर टीचर के रिलेटेड या इंस्टीट्यूट के रिलेटेड डिटेल है तो आप उसको उसका नाम दे दें। इट डिपेंड्स। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक के आपके ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है, फाइल क्या होती है। फील्ड आपके सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, और ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है जिसको यूज़र इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और तमाम जो नाम होते हैं फील्ड्स के, इट मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। और उसके बाद हमने बात की रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड होता है आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। जब रिलेटेड फील्ड्स आपस में मिलकर एक कलेक्शन बनाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सिंगल यूनिट को के लिए यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड जो है वो हर डिफरेंट एंटिटी का अलग रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और जो जब रिकॉर्ड आपके पास रिलेटेड रिकॉर्ड जो है उनका कलेक्शन आपका एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करे, सिंगल यूनिट के लिए यूज़ हो, तो उसको हम कहते हैं फाइल। और जो फाइल होता है हम उसको एक और नाम देते हैं डाटा सेट का। और जो फाइल्स होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं ऑन द डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर ऑप्टिकल डिस्क। और हर फाइल का एक मीनिंगफुल नेम होता है। द रिकॉर्ड ऑफ द अबव फाइल आर स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क इन मशीन लैंग्वेज। अब क्या होता है कि जब आपने फाइल को स्टोर करना होता है या रिकॉर्ड को स्टोर करना होता है, जो कि आपने अभी देखा कि एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड जो है रिकॉर्ड आपके पास है जो कि फ़ाइल बना रहे हैं, अब उसको आपने हार्ड डिस्क में स्टोर करना है। अब आपको पता है जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपकी जो ज़ुबान है उसको नहीं समझता, वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। एक्चुअल में कंप्यूटर को जो समझ आती है ज़ुबान, वो उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और वो जस्ट मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। अब क्वेश्चन आता है मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनती है। 0 और 1 जो कि बाइनरी डिजिट्स होते हैं, या फिर आप इसको बूल भी कहते हैं, बिट्स भी कहते हैं। जब ये बिट्स कॉम्बिनेशन होता है तो ये आपकी मशीन लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। अब जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं या फिर आपकी मशीन होती है वो आपकी मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। जो भी आपने फाइल या रिकॉर्ड को सेव करवाना होता है वो जब भी मशीन के अंदर स्टोर होगी, जब भी आपकी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी, तो उसकी जो सी स्टोरेज होगी, स्टोरेज क्या करेगा, वो उसकी ज़ुबान को चेंज कर देगा ताकि मशीन उसको समझ सके, और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 की फॉर्म में। ईच फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड ऑक्यूपाइज मेमोरी स्पेस। अब हर फील्ड जो सी होगी ना वो एक अलग मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्ड है, डाटा है, उस स्पेस तो लेगी वो। दिस मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड डेफिनेशन। और ये तब एलोकेट की जाती है जब हम लोग रिकॉर्ड की डेफिनेशन करते हैं, जब रिकॉर्ड के बारे में डिटेल्स लिखते हैं कि कितने करैक्टर्स पे कंसिस्ट कर रही है, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल आ रही है, कितनी लॉन्ग डिटेल है, तो उस टाइम पर ये मेमोरी एलोकेट हो रही होती है। सो दिस वॉज टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड पढ़ा, फील्ड पढ़ी, फाइल पढ़ा। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास डिफरेंट जोन से डिफरेंस क्या है फिक्स लेंथ फील्ड का और वेरिएबल लेंथ फील्ड का। तो बेसिकली बात की जाती है कि आपके पास जो फिक्स लेंथ फील्ड होती है वो क्या होती है और वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स लेंथ फील्ड की। नाम से पता चल रहा है कि फिक्स लेंथ है, इसका मतलब ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है। फिक्स लेंथ फील्ड कंटेन्स प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड किए जाते हैं, उसको पहले से डिफाइन किया जाता है। और कैरेक्टर्स को हम लोगों ने एक और टर्म से डिनोट किया था कि वो बाइट पे कंसिस्ट करते हैं। कैरेक्टर्स जो है वो बाइट पे कंसिस्ट करते हैं।
इसमें हम लोगों ने देखा कि जो फिक्स लेंथ होती है, फिक्स लेंथ फील्ड ऐसी फील्ड होती हैं जिसके अंदर हम लोग बाइट्स को पहले से ही रिजर्व कर देते हैं, पहले से इसको डिफाइन कर देते हैं कि इस फील्ड ने इतने बाइट्स कैरी करने हैं या इतने करैक्टर्स को कैरी करना है. The data entered in a fixed length field cannot exceed allocated length of the field. जब हमने फील्ड बना ली, उसको पहले से डिफाइन कर लिया उसकी लेंथ को, तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी अगर लेट्स सपोज आपने उस फील्ड के अंदर डाटा एंटर किया है और वो उस लेंथ से बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपका जो उनसी फील्ड होगी वो फील्ड जो उनसी होगी वो बढ़ जाएगी. तो आपने जो फील्ड उसको लिए एलोकेट की होगी, फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल है कि आपने 20 करैक्टर्स पहले से रिजर्व कर दिए, 20 करैक्टर्स की फील्ड को रिजर्व कर दिया. अब जब आपने इसको रिजर्व किया, आपने इसको पहले से डिफाइन किया है, तो मेमोरी के अंदर ये 20 करैक्टर्स की जो फील्ड है ये ऑक्यूपाई हो जाएगी, उसी टाइम एलोकेट हो जाएगी इसके लिए मेमोरी, ठीक है. इस टाइम पे क्या होगा, इसमें आपने लेंथ को फिक्स कर दिया. अब जब आपने इसके अंदर डाटा को एंटर किया है, तो डाटा अगर आपके पास 20 करैक्टर से कम एंटर हो रहा है तो आपके पास जो रिमेनिंग स्पेस है वो फ्री रहेगी. मेमोरी एलोकेट होगी उसी के लिए, लेकिन वो फ्री रहेगी स्पेस, और इसकी वजह से आपकी स्टोरेज ज़ाया हो रही है. लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी अगर तो लेंथ या जो डाटा आपने इसके अंदर डाला है या इंसर्ट किया है वो यहाँ तक 20 करैक्टर्स फिल कर लेती है, और उसके बाद आपके करैक्टर्स और आ रहे हैं, तो वो डाटा इसके अंदर एंटर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही फील्ड को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया हुआ है. सो दिस इज़ द फिक्स लेंथ फील्ड, जिसमें आपने क्या किया, फील्ड के लिए जो लेंथ है वो पहले से डिफाइन कर दी, करैक्टर्स या बाइट्स को डिफाइन कर दिया. तो जो डाटा एंटर होगा फिक्स लेंथ फील्ड के अंदर कैन नॉट एक्सीड द एलोकेटेड लेंथ ऑफ द फील्ड. जो आपने फील्ड के साइज को एलोकेट किया, उसकी लेंथ को एलोकेट किया है, वो उससे एक्सीड नहीं करेगी, वो उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, ठीक है. इफ़ द डाटा एंटर्ड इन द फिक्स लेंथ फील्ड इज स्मॉलर देन फील्ड लेंथ, अगर तो डाटा फिक्स लेंथ फील्ड की लेंथ से स्मॉलर है, मतलब आपने अगर 20 करैक्टर्स का रिजर्व किया और आपका डाटा आ रहा है 8 करैक्टर्स के ऊपर, द रिमेनिंग स्पेस विल एम्प्टी, तो आपकी जो रिमेनिंग स्पेस होगी वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी रहेगी, वो खाली रहेगी. इट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ द स्टोरेज स्पेस, इससे क्या होगा कि जो आपकी स्टोरेज स्पेस होगी वो वेस्ट होगी, क्योंकि आपकी ये जो करैक्टर फील्ड है, ये जो करैक्टर की स्पेस है ये एम्प्टी हो रही है, ये ज़ाया जा रही है, ये यूटिलाइज नहीं हो रही, लेकिन आपने पहले से प्री डिफाइंड कर दिया, दैट्स वाई इट यूटिलाइज द मेमोरी, और अब आपने इसके अंदर करैक्टर नहीं रखवाया, सो इट इज़ द वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, ठीक है. तो ये होता है फिक्स लेंथ फील्ड. सपोज अ फील्ड कंट्री इज स्पेसिफाइड एज अ फिक्स लेंथ ऑफ 20 करैक्टर्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आपने पास एक कंट्री है, कंट्री के लिए आपने फील्ड बनाई है, उसके अंदर आपने रिजर्व कर दिया, फिक्स लेंथ दे दी कि आपके 20 करैक्टर्स ही आ सकते हैं. इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 20 करैक्टर्स ऑन द डिस्क, फिर इसने हमेशा 20 करैक्टर्स को ही ऑक्यूपाई करना है डिस्क के ऊपर, ठीक है. इफ़ द यूज़र एंटर्स 8 करैक्टर्स, अगर तो यूज़र ने 8 करैक्टर्स को एंटर किया तो जो 12 स्पेसिस एक्स्ट्रा हैं वो वैसी रहेंगी, ब्लैंक स्पेसिस रहेंगी, लेकिन उसने मेमोरी भी ऑक्यूपाई करनी है, बिकॉज इट्स अ फिक्स लेंथ, हमने पहले से साइज़ को फिक्स कर दिया हुआ है. सो दिस इज़ अ फिक्स लेंथ फील्ड. उसके बाद हमारे पास आती है वेरिएबल लेंथ फील्ड. वेरिएबल लेंथ फील्ड में क्या होता है, वेरिएबल का नाम से ही आपको पता रहा है कि वेरिएबल है, इसका मतलब वो चेंज होगी, ठीक है. अ वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन्स प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर्स. जो वेरिएबल लेंथ फील्ड होती है उसके अंदर हम लोग प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर्स नहीं रखते. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको पहले से डिफाइन नहीं करते, नंबर ऑफ करैक्टर्स को हम पहले से डिफाइन नहीं करते, नंबर ऑफ करैक्टर्स यानी कि बाइट्स को हम पहले से डिफाइन नहीं करते. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर्ड बाय द यूज़र. इसमें क्या होता है कि जिस टाइम पे आप डाटा एंटर कर रहे होते हैं उसी टाइम पे आपकी जो स्पेस होती है मेमोरी में वो एलोकेट हो रही होती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज आपने डाटा एंटर कर रहे हैं, आपके 8 करैक्टर्स कंप्लीट हुए हैं, 8 करैक्टर्स के बाद आपने डाटा एंटर नहीं किया, सो द मेमोरी विल यूटिलाइज जस्ट 8 करैक्टर ऑफ द स्पेस. तो मेमोरी के अंदर से जस्ट 8 करैक्टर ऑफ स्पेस यूटिलाइज होगी, उसको रिजर्व किया जाएगा, ठीक है. तो ये क्या होगा कि आपके रन टाइम पे, जिस टाइम पे आपने एलोकेशन किया, आपने डाटा को इंसर्ट किया या एंटर किया, जस्ट उस टाइम पे जितनी स्पेस ऑक्यूपाई होगी मेमोरी में भी उतनी स्पेस ही ऑक्यूपाई होगी. द वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसिस. इस केस में क्या होता है कि आपके पास कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं आती, बिकॉज आप जोन से आपने पहले से रिजर्व नहीं की,
आपने उसको पहले से रिज़र्व नहीं किया साइज़ को, और जब आपने पहले से रिज़र्व नहीं किया साइज़ को, जिस टाइम पे आप उसके अंदर डाटा एंटर कर रहे हो उतनी ही स्पेस एलोकेट हो रही है। सो ये आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है इसको यूज़ नहीं करती, एक्स्ट्रा स्पेसिस से अवॉइड कर हो जाती है, ये एक्स्ट्रा स्पेसिस को लेके ही नहीं आती अंदर। सपोज द यूज़र एंटर्स पाकिस्तान इन सिटी फील्ड। अब लेट सपोज आपके पास एक करैक्टर फील्ड है जिसके अंदर आपने कंट्री का नाम लिखना है, तो आपने लिख दिया पाकिस्तान, ठीक है। द फील्ड विल ऑक्यूपाई 8 करेक्टर्स। अब पाकिस्तान के 8 करेक्टर्स हैं, तो जो फील्ड होगी जिसके अंदर आपने एंटर किया डाटा, वो मेमोरी में जस्ट 8 करेक्टर्स की स्पेस ही ऑक्यूपाई होगी करेगा, ठीक है। 8 करेक्टर्स यानी 8 बाइट की स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरिएबल लेंथ फील्ड, जिसके अंदर जो वेरिएबल लेंथ फील्ड की जो लेंथ है वो चेंज होती है, वो एट द टाइम ऑफ एलोकेशन, एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ डाटा उस टाइम पे एलोकेट हो रही होती है। जिस टाइम पे आपने रिकॉर्ड को एंटर किया उस टाइम पे आपकी जो स्पेस है, आपकी जो मेमोरी में स्पेस है वो एलोकेट होगी। अब इसमें आपने अगर 8 करेक्टर्स एंटर किया तो आपकी जो मेमोरी स्पेस है उसमें 8 करेक्टर्स ही ऑक्यूपाई होंगे, 8 करेक्टर्स की स्पेस ही ऑक्यूपाई होगी। द फील्ड विल ऑक्यूपाई 4 करेक्टर्स इफ द यूज़र एंटर्स ईरान। और इसी तरह का और एग्जांपल है, अगर तो यूज़र ने फील्ड के अंदर ईरान एंटर किया, अब इसके अंदर 4 करेक्टर्स है, तो जो उनसे इसकी ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई होगी स्पेस की, वो जस्ट 3 करेक्टर्स की बेस पे होगी, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। उसके बाद बात आती है आपके पास हाउ द डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपने देखना है कि डाटा जो है स्टोर कैसे होता है और रिट्रीव कैसे होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, FMS में डाटा कैसे स्टोर होता है, कैसे रिट्रीव होता है। तो बेसिकली बात यह है कि जब भी आपने अपने डाटा को स्टोर करवाया या रिट्रीव करवाया, इसको हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डाटा हैंडलिंग। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस फाइल्स टू स्टोर रिट्रीव डाटा। जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो फाइल्स का यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए भी और डाटा को रिट्रीव करने के लिए भी। द फाइल्स कंटेन रिकॉर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। अब फाइल्स के अंदर क्या होता है? फाइल्स के अंदर आपके रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके अंदर रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, ठीक है। फाइल के अंदर आपके रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके अंदर रिलेटेड फील्ड्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जो आपका फील्ड्स होती हैं वो अगर तो रिलेटेड फील्ड्स हैं तो वो मिलके एक रिकॉर्ड कंप्लीट करते हैं, और जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके फाइल बनाती हैं, ठीक है। तो जब जो आपकी फ़ाइल होती है उसके अंदर आपके पास जो रिकॉर्ड होते हैं वो रिलेटेड फील्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो द रिकॉर्ड लेआउट्स आर प्रॉपर्ली डिफाइंड इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो रिकॉर्ड का लेआउट होता है, मतलब किस फॉर्मेट में, किस डिज़ाइन में, किस पैटर्न में उसने अरेंज होना है, वो प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है। A field in the record can be fixed length or variable length। अब क्या होता है कि जो रिकॉर्ड के अंदर फील्ड होती है जिसके अंदर हमने डाटा एंटर करना होता है, वो अब डिपेंड करता है कि वो फिक्स लेंथ भी हो सकती है और उसके अंदर वेरिएबल लेंथ भी हो सकती है। फिक्स लेंथ यानी कि उसके अंदर लेंथ या साइज़ ऑफ फील्ड को पहले से ही डिफाइन किया जाए, और वेरिएबल लेंथ में ये कि उसको हम पहले से डिफाइन ना करें, वो जस्ट जिस टाइम पे जितने करेक्टर्स एंटर हो रहे हैं उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसिस नहीं आती। ईच फील्ड इज़ द रिकॉर्ड करस्पॉन्ड्स टू द स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस। हर जो फील्ड है रिकॉर्ड की वो क्या करेगा? वो मेमोरी एड्रेस को ऑक्यूपाई करेगा, करस्पॉन्ड टू द स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस, ठीक है। वो मेमोरी एड्रेस को ऑक्यूपाई करेगा। जाहिर सी बात है अगर जो भी हम रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं उसने किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे जाना है, और मेमोरी लोकेशन जो है वो एड्रेसेस पे बेस करती है। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच फील्ड एंड इट्स लेंथ इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इट्स स्टोरेज लोकेशन। और जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा किसी भी फील्ड का, वो क्या करेगा? किसी भी फील्ड का या उसकी लेंथ जो सी होगी वो आइडेंटिफाई करेगी इसकी स्टोरेज लोकेशन को, ठीक है। अगेन जब भी आपने डाटा को एंटर करना है फील्ड के अंदर, अब उस पर डिपेंड करता है कि जो फील्ड के अंदर आप डाटा एंटर कर रहे हैं वो फिक्स लेंथ में कर रहे हैं या फिर वेरिएबल लेंथ में कर रहे हैं। अब अगर आपने डाटा बेशक आपने फिक्स में किया लेंथ में या वेरिएबल फील्ड लेंथ में किया, तो आपका जो फील्ड के अंदर रिकॉर्ड होगा वो कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस की जो है स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस को ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि उसको कोरेस्पॉन्ड करेगा, उसको उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसने स्पेस ऑक्यूपाई की, स्पेस का कोई ना कोई एड्रेस होगा।
जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा फिर फील्ड का और जो उसकी लेंथ होगी वो अब स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगी। ठीक है, कि आपका जो एड्रेस है, आपका जो डाटा है वो एक्चुअल में किस स्टोरेज लोकेशन पे लाई करता है और कितने लेंथ के ऊपर लाई कर रहा है। क्लियर। उसके बाद आता है द फील्ड नेम इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस नेम टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। जो फील्ड का नाम होता है, हमने बताया कि जो फील्ड का नाम होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए पूरी लिस्ट को, पूरी रिलेटेड करैक्टर्स को। अब जो नाम होगा वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। द फील्ड नेम इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस। जो फील्ड का नाम होता है उसको हम एज अ नेम रेफरेंस यूज़ करते हैं ताकि हम अपने जो डाटा है उसको स्टोर भी करवा सकें और उसको रिट्रीव भी करवा सकें। फॉर एग्जांपल हमने स्टोर करवाना है कोई भी नाम, तो हम नेम की फील्ड के ऊपर जाएंगे और उसके अंदर अपना जो भी नाम रखवाना है रखवा देंगे। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ को रखवाना है तो आप डेट ऑफ बर्थ की फील्ड पे जाएंगे और अपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करवा देंगे। और इसी तरह जब आपने डाटा को रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करने में भी सेम आपने उसके नेम पे जाना है और आपने उसको रिट्रीव करना है। सो द फील्ड का नाम जो होता है वो आपका एज अ नेम रेफरेंस यूज़ होता है। ठीक है, इट रेफर्स टू ए कोरिस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड। अब अगेन वही बात कि अगर तो नाम है तो उसने भी कोई ना कोई जो भी स्पेसिफिक फील्ड है उसकी कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगी जो कि उसको रिलेट कर रहा है। तो आपने जब भी इसको एक्सेस करना है मेमोरी के अंदर से तो सबसे पहले मेमोरी एड्रेस देखना पड़ेगा कि वो किस लोकेशन पे एक्चुअल में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल द फील्ड नेम हायर डेट द फॉलोइंग फिगर रेफर्स टू द मेमोरी एड्रेस 25। इट कैन बी यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा इन दैट फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास ये दिखेगा कि फिगर है जिसके अंदर अब रिकॉर्ड्स इन मेमोरी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एम्प्लॉय आईडी है जो कि 4 बाइट्स कैरी कर रही है। फिर आपका नेम है एम्प्लॉय का 20 बाइट्स कैरी कर रही है। हायर डेट है 8 बाइट कैरी कर रही है। जॉब टाइटल है 10 बाइट कैरी कर रही है। क्वालिफिकेशन है वो भी 10 बाइट कैरी कर रही है। अब ये जो आपके पास है ये फील्ड नेम है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है जो कि एज अ रेफरेंस नेम यूज़ हो रहा है। ठीक है, और अब ये जो आपके पास 4 बाइट है तो ये आपके पास मेमोरी एड्रेस है। अब ये 1 मेमोरी एड्रेस, ये स्टार्टिंग एड्रेस यूज़ हो रहा है। जब भी आपका रिकॉर्ड सेव होगा स्टार्टिंग एड्रेस 1 से स्टार्ट होगा। अब 1 के बाद जो एक फील्ड आएगी, फील्ड की लेंथ है आपके पास 4 बाइट। 1 से लेके 4 बाइट मज़ीद कैरी होने हैं। ये 1 है, उसके अंदर 4 बाइट ऐड करें तो आपकी मेमोरी लोकेशन 1 के बाद 4 बाइट की स्पेस छोड़ के उसके बाद मेमोरी लोकेशन आएगी 5। तो ये 1 से लेके 5 के दरमियान जो आपके पास एम्प्लॉय आईडी आएगी वो स्टोर होगी और कितने बाइट्स कैरी करेगी वो 4। अब लेट्स सपोज आपने नेम एंटर करना है इस फील्ड के अंदर तो वो आपकी स्टार्टिंग मेमोरी किसको आगे स्टार्ट होगी 5 से। ठीक है, और वो कितने लेंथ पे जाएगी 20 बाइट्स पे। तो यही बात हम लोगों ने पीछे की है कि जो आपके फॉर एग्जांपल द फील्ड नेम हायर डेट द फॉलोइंग फिगर रेफर्स टू द मेमोरी एड्रेस 25। जब हायर डेट आपने स्टार्ट करनी है तो वो मेमोरी एड्रेस 25 से रेफरेंस एलोकेट करेगा। इट कैन बी यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव द डाटा इन दैट। ठीक है, 25 एड्रेस लोकेशन से उसने जो मेमोरी एड्रेस 25 से देखेगा और उसके बाद हायर डेट को इंसर्ट करवाएगा रिकॉर्ड के अंदर। जैसे कि इसके अंदर है, अब ये देखिएगा अगर तो नेम की फील्ड है तो उसने 5 एड्रेस से स्टार्ट करना है। अब हायर डेट अगर एंटर करेगा तो वो किस एड्रेस को देखेगा, 25 एड्रेस को देखेगा। उसके बाद 25 स्टार्टिंग एड्रेस के बाद वो डाटा को एंटर करेगा। बात की समझ आई? तो ये रहा आपका फील्ड का नाम, ये आपकी फील्ड्स की लेंथ बाइट्स के अंदर है और ये स्टार्टिंग एड्रेस है 53, ये 1, 5, 25, 33, 43, 53, ये इसके स्टार्टिंग एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो जब आपने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में अपने रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है जिसके अंदर आपके पास फील्ड्स होती हैं, जिस फील्ड्स के अंदर जो आपके पास फील्ड्स के नाम होते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस नेम या फील्ड का नाम। उसके अंदर जब आपने रिकॉर्ड रखना है तो आप इस रिकॉर्ड या फील्ड के अंदर जो भी रखवाएंगे आप वो उसकी लेंथ फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ये फिक्स लेंथ है क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर साइज़ जो है वो रिजर्व्ड है। इसके अंदर 4 बाइट्स कैरी कर रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी रहता है 20 बाइट की स्टोरेज है स्पेस। इसके अंदर ये 8 बाइट कैरी कर रहे हैं, ये जॉब टाइटल 10 बाइट कैरी करेंगे, ये 10 बाइट्स कैरी कर रहे हैं। तो ये आपके पास ये साइजेज़ हैं, ये मेरे हाथ से फिक्स लेंथ फील्ड है क्योंकि इसके अंदर साइजेज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये 20 बाइट्स के से डाटा एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है,
और उसके बाद बात की गई थी कि जब भी आपने इसके अंदर एड्रेस कोई चीज़ डाटा इंसर्ट करना है तो आपको कोई स्टार्टिंग एड्रेस एलोकेट होगा, स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी के अंदर से एलोकेट होगा। वो स्टार्टिंग एड्रेस किस तरह होगा कि जब भी आपने एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आपकी इंसर्शन ऑफ डाटा, तो वो 1 से मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब 1 के बाद आपकी 4 बाइट्स कैरी हो गए तो 1 + 4 और 5th लोकेशन पे जाके आपकी नेम स्टार्ट होगा। क्लियर। उसके बाद हायर डेट के लिए 25 के अंदर 20 बाइट्स ऐड हो जाएंगे और 20 बाइट्स को स्किप करने के बाद 25th वाला जो बाइट होगा वहाँ से आपकी हायर डेट की इंसर्शन स्टार्ट होगी। सो दिस इज़ आवर टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि आपकी जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें आपकी फ़ाइल हैंडलिंग किस तरह होती है। स्टार्टिंग एड्रेस जिसको देखा जाता है, लेंथ की जो फील्ड लेंथ है उसको बाइट्स में स्टोर किया जाता है, वो वेरिएबल भी हो सकती है, वो आपकी फिक्स भी हो सकती है। और हमने देखा कि जो भी आपने रिकॉर्ड एंटर करना है वो रेफरेंस फील्ड नेम के बेस पे होता है। तो रेफरेंस फील्ड नेम के आपके पास जो फील्ड का नाम होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो उसका रेफरेंस होता है। सो दिस इज़ आवर टॉपिक, होप सो यू विल एंजॉय इट और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्यूरी हुई तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।